भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पार्ट 2 प्राणियों में पोषण, जिसका क्रियाकलाप यानी प्रयोग है। प्रयोग का मतलब करके देखना। तो 2.3 क्रियाकलाप आज हम अध्ययन करेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत। पेज नंबर 15 पर बाईं ओर ऊपर से देखें। 2 प्रश्नावलियाँ लेंगे, उन्हें एक पर ए लिख देंगे, दूसरे पर बी लिख देंगे। प्रश्नावली ए में 1 चम्मच उबले हुए चावल डालेंगे। 1 चम्मच उबले हुए चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाएंगे तथा इन्हें दूसरी प्रश्नावली बी में लेंगे। यानी पहली नली पर जो चावल थे उबालकर वो ए में तो हमने सीधे ही डाल दी उबालने के बाद में, और दूसरी जो प्रश्नावली है बी वाली, उसमें हमने 3 से 5 मिनट तक उनको उबले हुए चावलों को चबाकर और फिर बी वाली प्रश्नावली में डाल दिया तथा चबाइए। इन्हें दूसरी प्रश्नावली बी में लीजिए। दोनों प्रश्नावलियों में 3 से 4 ml यानी मिलीलीटर जल डालेंगे, दोनों ही प्रश्नावलियों में। चित्र 2.4 आप देख रहे हैं। अब दोनों प्रश्नावलियों में आयोडीन विलयन की यानी घोल की, आयोडीन के घोल की 2 से 3 बूंदें डालेंगे तथा उनका प्रेक्षण करेंगे। आप दोनों चित्र देखिए। चित्र 2.4 मंड पर लार का प्रभाव। आयोडीन विलयन, जल और उबला चावल। उबला चावल पहली वाली ए वाली नली में है और चबाया हुआ चावल बी वाली में है। नामांकित किए गए हैं, आप चित्र में देख रहे हैं। ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन विलयन डाला गया है 3 से 4 मिलीलीटर, और अब दोनों प्रश्नावलियों में आयोडीन की 2 से 3 बूंदें डाल दी है तथा उनका प्रेक्षण करेंगे यानी जांच करेंगे क्या होता है। आप प्रश्नावली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? प्रश्नावली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से करेंगे। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। यानी ये प्रयोग है चित्र 2.4 जो दिया था, और उसकी विधि है मंड पर लार का प्रभाव। जब हमारे मुंह में हम चबाते हैं उबले हुए चावलों को तो उसमें लार मिल जाती है, और लार मिलने से जो चबाया हुआ चावल है उसका रंग बदल जाता है और ए वाले का भी रंग बदलता है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंतर तल से जुड़ी होती है। चित्र 2.6 इसका अग्र यानी आगे का भाग स्वतंत्र होता है। यानी जीभ का जो आगे का भाग है उसे हम इस प्रकार बाहर निकाल कर दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर, नीचे, चारों तरफ अंदर बाहर घुमा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा भाग है पीछे वाला वो अंदर जुड़ा रहता है गले के पास से। मुख जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। चित्र 2.6 इसका अग्र यानी आगे का भाग स्वतंत्र होता है। यानी आगे का जो भाग है उसका अग्र का मतलब आगे का, जो वो इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर उसे घुमा सकते हैं और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? जीभ क्या कार्य करती है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। पहला कार्य तो यही है कि अगर हम जीभ नहीं हो तो बोल ही नहीं पाएंगे। इसके पहले मिठाइयाँ और दंतक्षय भी दिया हुआ है एक नीले डिब्बे में, उसको भी ध्यान से समझें। मिठाई के कारण, मीठी चीज़ खाने से हमारे जो दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें कीड़ा लग जाता है, वो दर्द भी रहता है। उसके बारे में बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दांतों को सही रखने के लिए। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यानी भोजन करने के बाद यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं यानी रहने लगते हैं। इसलिए हमें भोजन करने के बाद शाम को दांत साफ करना चाहिए, मंजन करना चाहिए, और सुबह भी हमें मंजन करना चाहिए जिससे हमारा दांत है वो साफ रहें। अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है अध्याय 5 देखिए। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। चित्र 2.5 इसे दंतक्षय कहते हैं। यदि दंतक्षय क्या होता है आ जाए परीक्षा में तो उसका उत्तर यही है कि अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंतक्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार यानी इलाज नहीं किया जाए तो दांतों में असह्य यानी सहन नहीं होती ऐसी भयंकर पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर भी जाते हैं दांत। चरम यानी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाए दांतों की तो। चॉकलेट, ठंडे पेय, ये जैसे हम मिरिंडा वगैरह पीते हैं
जूस पीते हैं तो वो ठंडे नहीं होने चाहिए। चॉकलेट खाने के बाद हमें दांत साफ करना चाहिए तथा चीनी युक्त यानी शक्कर मिली मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंतक्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इनको कम खाना चाहिए और खाने के बाद में मंजन करना चाहिए। चित्र 2.5 दंतक्षय की क्रमिक अवस्थाएं। ए में तो अच्छी स्थिति है, बी में और बुरी हो गई और डी में और भी बुरी, और सी और डी में स्थिति निरंतर खराब होती जाएगी दांत की। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। भैया बहन अधिकतर पेन पेंसिल को बार बार अपने मुंह में लेते हैं लिखते समय पढ़ते समय, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। उसमें कई प्रकार के कीटाणु होते हैं जो हमारे अंदर जाते हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। जीभ का चित्र भी दिया है। चित्र 2.6 जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं आधे आधे गोले से। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार मिलाने का कार्य भी करती है जीभ। पहला कार्य बोलने में उपयोग करती है और दूसरा है भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है। अंडरलाइन करते चलें जीभ के कार्य तथा निगलने में भी सहायता करती है वस्तु को, किसी भी खाद्य पदार्थ को। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है कि नमकीन है, खारा है, मीठा है, कड़वा है। इसका पता भी हमें जीभ द्वारा ही चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। यहाँ तक अंडरलाइन करना है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 अब अगला प्रयोग देखिए। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए यानी अलग अलग घोल तैयार करेंगे। चीनी का विलयन, पानी के अंदर चीनी डाल के उसका घोल लेंगे तो वो चीनी का विलयन हो जाएगा। नमक का विलयन, एक दूसरे बर्तन में पानी डालकर थोड़ा नमक डाल के और उसे भी घोल देंगे तो ये नमक का विलयन हो गया। फिर एक तीसरे बर्तन में हम पानी लेकर उसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे और उसको भी घोल लेंगे। नीम की पत्ती अथवा करेले का रस ये भी हम लेंगे। अभी 4 प्रकार की चीज़ें लेने के बाद में अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ पर बाहर निकाल कर सीधी रखने के लिए कहेंगे, भाई अपनी जीभ इस प्रकार बाहर निकालो और फिर स्वाद बताओ। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से यानी ऊपर लिखे हुए में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद डालेंगे। पहले चीनी का विलयन डालेंगे, फिर उसके बाद में नमक का विलयन डालेंगे, फिर नींबू का रस डालेंगे, फिर नीम की पत्ती को डालेंगे। ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदें रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सींक का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराएंगे। अलग अलग विलयन को प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सींक लेंगे यानी अलग अलग, एक ही डंडी को या एक ही अंगुली से बार बार नहीं लगाएंगे। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। तो आपका जो मित्र वो बताएगा, भाई मुझे इस चीज़ का स्वाद अब आया, इधर से आया, इस जगह से आया जीभ के। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करेंगे यानी लिखेंगे तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का अपने मित्र से पूछे कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करेंगे यानी लिखेंगे तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का पता, स्वाद का नाम लिखेंगे जिसका संवेदन यानी अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराएंगे। भोजन नली ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। निगला हुआ कोई भी पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, वो मुख गुहिका से ग्रास नली में जाता है। चित्र 2.2 में देखिए, ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती है, गले से लेकर और सीने तक होती है। ये भोजन नली भी कहते हैं और ग्रसिका भी कहते हैं इसे। वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के यानी ग्रसिका की जो भित्ति दीवार है के संकुचन यानी सिकुड़ने से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। कभी कभी हमारे गले में घास अटक जाता है तो हम पानी पीते हैं और वो नीचे फिर बाद में सरकता है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। चित्र 2.7 कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन यानी उल्टी हो जाती है, द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो यानी उल्टी आई हो आपको, तथा ये वमन माने उल्टी, तथा इसके कारण के
विषय में सोचिए। तो उसका कारण है कि आमाशय ने उसको स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करेंगे। ग्रसिका में भोजन की गति, चित्र 2.7 में आप देखेंगे। पहले भोजन है जो भोजन नलिका ग्रसिका में आया, फिर उसके बाद बीच वाले हिस्से में आया और फिर आमाशय में आता है। इस प्रकार ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र का भी आपको नामांकित चित्र बनाना है अपनी साइंस फाइल में और सब भागों के नाम लिखना है, भोजन, ग्रसिका, आमाशय आदि। पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। आमाशय, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे, अंग्रेजी का जे अक्षर है, उसकी आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत्र में खुलता है। पेज नंबर 17 पर देखिए, एक नीला डिब्बा है ऊपर। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। आमाशय का आंतरिक स्तर या सतह, यानी आमाशय के अंदर से जो स्थिति है वो श्लेष्मल होती है, यानी कोमल कोमल सी होती है और गाढ़े गाढ़े पदार्थ के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नमक का तेजाब, तथा पाचक रस स्रावित करता है। जो आमाशय के आंतरिक श्लेष्मल स्थिति है वो यह है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस इसमें बहते रहते हैं। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जिसको जठर रस भी कहते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, यानी बांट देता है। शुद्रांत्र यानी छोटी आंत। शुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। नाम छोटी आंत है शुद्रांत्र इसका, लेकिन ये लंबाई में बहुत बड़ी होती है, लेकिन सिकुड़ी हुई होती है, इसलिए इसका नाम छोटी आंत है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति यानी दीवार से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, कुछ रस ये भी छोड़ती है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। अलग अलग जो भाग हैं इस भोजन नली के, उनमें अलग अलग प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं भोजन को पचाने के लिए। जैसे आमाशय में था जठर रस और इसमें है पित्तरस, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। चित्र 2.2, पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। चित्र 2.2, अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी बदल देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, यानी पूरी तरह भोजन पच जाता है छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। नीचे जो डिब्बा है उसे ध्यान से देखिए। चित्र 2.8, एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष यानी उसका सीना क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम
ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। चित्र 2.8 ब्यूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ यानी बड़ा कठिन अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, यानी उसको पचाने का कार्य कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था, यानी रस निकल रहे थे जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। भैया बहनों, जितना मैंने आपको बताया पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।